आज हम एक ऐसी किताब के सार को समझने जा रहे हैं जो शायद, मेरा मानना है, भोजन के साथ हमारे उलझे हुए रिश्ते को हमेशा के लिए सुलझा सकती है। ये किताब है सारा डी लोरेंजो की द पावर ऑफ प्रोटीन। हमारे पास इस किताब का एक बहुत ही विस्तृत सारांश है और हमारा मिशन सिर्फ ये बताना नहीं है कि इसमें क्या लिखा है, बल्कि ये समझना है कि क्यों लेखक प्रोटीन को शरीर की असली भाषा कहती हैं। हम ये पता लगाएंगे कि कैसे ये एक पोषक तत्व हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बीच एक पुल बनाता है और कैसे शायद हमारी बहुत सारी परेशानियां, थकान से लेकर चिंता तक, सिर्फ हमारे शरीर के साथ एक मिसकम्युनिकेशन का नतीजा है। तो चलिए इस फैसिनेटिंग आइडिया को और गहराई से समझते हैं। तो किताब का सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा दावा यह है कि हम अपने शरीर को पूरी तरह से गलत नजरिए से देखते हैं। हम कैलोरी, वसा और कार्ब्स में उलझे रहते हैं, जबकि किताब कहती है कि मानव शरीर असल में प्रोटीन से बना एक ढांचा है। हमारी मांसपेशियां, हड्डियां, त्वचा, बाल, हार्मोन्स, सब कुछ। लेकिन एक मिनट रुकिए, हम सालों से सुनते आ रहे हैं कैलोरीज इन कैलोरीज आउट। क्या ये किताब उस पूरे विचार को खारिज कर रही है? ये थोड़ा अतिवादी नहीं लगता? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और लेखक ये नहीं कहती कि कैलोरी का कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल नहीं। बल्कि वो कहती हैं कि हमने प्राथमिकता गलत चीज को दे दी है। इसे ऐसे समझिए, कैलोरी ऊर्जा की एक इकाई है, लेकिन प्रोटीन शरीर के लिए एक सिग्नल है, एक संदेश है। जब शरीर को सही मात्रा में प्रोटीन मिलता है तो उसे संदेश मिलता है, सब ठीक है, संसाधन भरपूर है, तुम सुरक्षित हो, निर्माण करो, खुद को मजबूत बनाओ। और जब प्रोटीन कम होता है तब शरीर को अकाल का सिग्नल मिलता है। उसे लगता है कि संकट का समय है, और संकट में शरीर क्या करता है? वो ऊर्जा बचाने के लिए अपने सबसे कीमती हिस्से यानी मांसपेशियों को तोड़ना शुरू कर देता है। इससे हमारा मेटाबॉलिज्म, मतलब शरीर का इंजन, वो धीमा पड़ जाता है। और यही वो चक्कर है जिसमें बहुत से लोग फंसे हुए हैं। कम खाना, फिर भी वजन बढ़ना, क्योंकि शरीर सर्वाइवल मोड में चला गया है। तब आधुनिक भोजन संस्कृति पर एक बड़ा सवाल उठाती है। कैसे हमें दशकों तक लो फैट के नाम पर डराया गया और नाश्ते से लेकर रात के खाने तक कार्बोहाइड्रेट्स पर निर्भर बना दिया गया, जिसका नतीजा हुआ लगातार भूख, एनर्जी क्रैश और मीठा खाने की तलब। बिल्कुल, इसके पीछे का विज्ञान बहुत सीधा है, जिसे किताब में समझाया गया है। प्रोटीन दो कमाल की चीजें करता है। पहला, यह तृप्ति यानी सेटाइटी का हार्मोन बढ़ाता है। सरल भाषा में कहें तो प्रोटीन खाने के बाद पेट भरा हुआ महसूस होता है और यह एहसास घंटों तक रहता है। दूसरा, और शायद सबसे जरूरी, यह ब्लड शुगर को स्थिर रखता है। जब ब्लड शुगर में अचानक उतार चढ़ाव नहीं होता, तो वो जो दोपहर 3 बजे चॉकलेट या समोसे खाने की तीव्र इच्छा होती है, वो अपने आप शांत हो जाती है। ये इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, यह शरीर के अंदर का केमिकल असंतुलन है। ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। और मुझे ये बात भी बहुत अच्छी लगी कि किताब इस भ्रम को तोड़ती है कि प्रोटीन सिर्फ बॉडी बिल्डर्स या पुरुषों के लिए है। इसमें महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए इसके महत्व पर खास जोर दिया गया है। हार्मोनल संतुलन, हड्डियों की मजबूती और यहाँ तक कि मीनोपॉज के दौरान भी। ठीक है, तो ये समझ में आता है कि प्रोटीन हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है। लेकिन किताब इससे भी एक कदम आगे जाके एक और भी चौंकाने वाला दावा करती है कि यह हमारे मूड, हमारी चिंता और हमारे फैसलों को भी नियंत्रित करता है। क्या वाकई हमारे दिमाग का केमिकल बैलेंस हमारी प्लेट में रखे खाने पर निर्भर करता है? ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन इसके पीछे की सोच बहुत गहरी है। इसे ऐसे समझिए कि हमारा दिमाग एक जटिल मैसेजिंग सिस्टम है और न्यूरोट्रांसमीटर्स वे छोटे संदेशवाहक हैं जो खुशी, सेरोटोनिन, प्रेरणा, डोपामाइन और शांति GABA के सिग्नल भेजते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये सारे संदेशवाहक एमिनो एसिड से बनते हैं, जो प्रोटीन का कच्चा माल है। मतलब अगर कच्चा माल ही कम होगा तो संदेश भेजेगा कौन? ठीक यही बात। किताब का तर्क है कि हम अक्सर चिंता, अवसाद और चिड़चिड़ेपन को सिर्फ बाहरी परिस्थितियों या मानसिक कमजोरी से जोड़ते हैं, जबकि कई बार ये एक पोषण संबंधी कमी हो सकती है। जब दिमाग के पास जरूरी अमीनो एसिड नहीं होते तो वो सही केमिकल बना ही नहीं पाता। नतीजा, मूड स्विंग्स, फोकस की कमी और बेवजह की घबराहट। यह शरीर की मदद के लिए एक पुकार है जिसे हम गलत समझ लेते हैं। कमाल है। तो इसका मतलब है कि जब मैं आवेगी निर्णय लेता हूँ या थका हुआ महसूस करता हूँ
तो शायद मेरा शरीर सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मुझे सही ईंधन दो। किताब में एक और दिलचस्प बात कही गई है कि दिन की शुरुआत में एक प्रोटीन युक्त नाश्ता करने से हमारे पूरे दिन के निर्णय बेहतर होते हैं। ये कैसे काम करता है? ये सीधे तौर पर ब्लड शुगर और दिमाग की ऊर्जा से जुड़ा है। जब आप दिन की शुरुआत कार्ब्स या चीनी से करते हैं तो आपको तुरंत एनर्जी मिलती है, लेकिन 1 घंटे बाद ही ब्लड शुगर क्रैश होता है। उस वक्त दिमाग घबरा जाता है और फिर से त्वरित राहत यानी और चीनी या कार्ब्स की मांग करता है। इस उतार चढ़ाव में दिमाग कभी स्थिर होकर सोच ही नहीं पाता। इसके विपरीत प्रोटीन से मिली ऊर्जा धीमी और स्थिर होती है। जब दिमाग को ये भरोसा होता है कि उसे लगातार ऊर्जा मिलती रहेगी तो वो शांत रहता है, जिससे व्यक्ति अधिक धैर्यपूर्ण और स्पष्ट निर्णय ले पाता है। लेखक इस विचार को चुनौती देती हैं कि आत्म अनुशासन की कमी एक चारित्रिक दोष है। यह अक्सर पोषण की कमी का एक जैविक परिणाम हो सकता है। और जब दिमाग को सही ऊर्जा मिलती है तो वो बेहतर निर्णय लेता है। ये सिर्फ आज के लिए नहीं है, बल्कि ये हमारे भविष्य पर भी असर डालता है, खासकर जब हम उम्र बढ़ने की प्रक्रिया के बारे में सोचते हैं। किताब में सार्कोपेनिया नाम की एक चीज का जिक्र है जो उम्र के साथ मांसपेशियों के क्षय को कहते हैं। ये एक तरह का साइलेंट मसल थीफ है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हम मांसपेशियों को सिर्फ ताकत या अच्छी फिजिक से जोड़ते हैं, लेकिन किताब के अनुसार मांसपेशियां हमारे मेटाबॉलिज्म की करेंसी हैं, हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्लूकोज स्टोरेज टैंक। जितनी ज्यादा सक्रिय मांसपेशियां होती हैं, हमारा शरीर ऊर्जा को उतनी ही कुशलता से इस्तेमाल करता है और उसे फैट के रूप में जमा करने की संभावना कम हो जाती है। उम्र के साथ मांसपेशियों का कम होना स्वाभाविक है, लेकिन पर्याप्त प्रोटीन और थोड़ी सी गतिविधि इस प्रक्रिया को नाटकीय रूप से धीमा कर सकती है। तो इसका मतलब है कि बुढ़ापे में होने वाली बहुत सी समस्याएं, जैसे गिरने का डर, कमजोरी या आत्मनिर्भरता खोना, सीधे तौर पर मांसपेशियों की कमी से जुड़ी हैं। बिल्कुल, ये हमारी हेल्थ स्पैन यानी स्वस्थ जीवन की अवधि को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। किताब में व्यायाम और प्रोटीन के रिश्ते को बहुत खूबसूरती से समझाया गया है। वे एक दूसरे के प्रतियोगी नहीं बल्कि सहयोगी हैं। व्यायाम शरीर को एक स्टिमुलस या संकेत देता है कि मुझे मजबूत बनना है, और प्रोटीन उस निर्माण कार्य के लिए ईंटें या कच्चा माल प्रदान करता है। बिना पर्याप्त प्रोटीन के व्यायाम करना वो बिना ईंटों के दीवार बनाने की कोशिश करने जैसा है। ये शरीर पर सिर्फ अतिरिक्त तनाव डालता है। और इस निर्माण कार्य के लिए एक तीसरी चीज भी जरूरी है ना? आराम। हाँ, और यह इस त्रिकोण का सबसे अनदेखा कोना है। व्यायाम, प्रोटीन, कच्चा माल और नींद आराम, कंस्ट्रक्शन क्रू। मांसपेशियों का निर्माण और शरीर की मरम्मत का असली काम तभी होता है जब हम आराम कर रहे होते हैं, खासकर गहरी नींद में। पर्याप्त प्रोटीन इस मरम्मत की प्रक्रिया को और गहरा बनाता है, जिससे नींद की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। जब शरीर को मरम्मत के लिए जरूरी संसाधन मिलते हैं तो वह ज्यादा बेहतर तरीके से आराम कर पाता है। ये एक सकारात्मक चक्र है। यह सब सुनने के बाद ऐसा लगता है कि ये कोई डाइट प्लान नहीं, बल्कि भोजन के साथ हमारे टूटे हुए रिश्ते के लिए एक तरह की थेरेपी है। किताब भोजन को लेकर अपराध बोध, डर और कठोर नियमों से दूर जाने की बात करती है। ये कहती है कि हर बार जब हम खाते हैं तो ये हमारे शरीर और हमारे भविष्य के बीच एक संवाद होता है। यहाँ एक गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू है। जब कोई व्यक्ति अपने शरीर को सही पोषण देना शुरू करता है तो वो अनजाने में ही खुद के प्रति सम्मान का भाव विकसित करता है। आप अपने शरीर से लड़ नहीं रहे हैं, बल्कि उसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। भोजन अब सजा या इनाम नहीं रह जाता, ये पोषण और सहयोग का एक माध्यम बन जाता है। ये मानसिकता में एक बहुत बड़ा बदलाव है जो किसी भी डाइट चार्ट से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। और इस सहयोग को और बेहतर बनाने के लिए किताब इस विचार पर भी जोर देती है कि सभी प्रोटीन समान नहीं होते हैं। इसका क्या मतलब है? क्या एक कटोरी दाल और एक टुकड़ा पनीर एक ही तरह से काम नहीं करते? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। किताब बताती है कि प्रोटीन की गुणवत्ता 2 चीजों पर निर्भर करती है। बायो अवेलेबिलिटी यानी शरीर उसे कितनी आसानी से पचा और इस्तेमाल कर पाता है, और दूसरा उसका एमिनो एसिड प्रोफाइल।
कुछ प्रोटीन स्रोतों में सभी आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं, जबकि कुछ में नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक स्रोत खराब है, बल्कि ये कि हमें विभिन्न स्रोतों को मिलाकर अपनी जरूरतें पूरी करनी चाहिए। चयन सिर्फ मात्रा का नहीं, गुणवत्ता का भी होना चाहिए। और मात्रा के बारे में भी एक दिलचस्प बात है। किताब कहती है कि एक ही बार में बहुत सारा प्रोटीन खा लेना उतना फायदेमंद नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर एक बार में सीमित मात्रा में ही प्रोटीन का उपयोग कर पाता है। इसे ऐसे सोचिए, अगर आपको एक दीवार बनानी है तो आप एक एक करके ईंट लगाएंगे। अगर कोई आप पर एक साथ 100 ईंटें फेंक दे तो आप उनमें से कुछ ही इस्तेमाल कर पाएंगे, बाकी बेकार चली जाएंगी। इसी तरह शरीर को भी निरंतर आपूर्ति की जरूरत होती है। इसलिए एक ही भोजन में 80 ग्राम प्रोटीन लेने के बजाय उसे दिन भर में 3 या 4 बार 25-30 ग्राम के हिस्सों में बांटना कहीं ज्यादा प्रभावी है। यह शरीर को लगातार निर्माण और मरम्मत की अवस्था में रखता है। तो अब हम इस पूरी चर्चा के सार पर आते हैं। किताब का अंतिम संदेश ये है कि स्वास्थ्य कोई बाहरी अनुशासन नहीं है जिसे हम खुद पर थोपते हैं, बल्कि ये हमारे शरीर के साथ एक आंतरिक संयोग का परिणाम है। और प्रोटीन इस सहयोग और विश्वास की नींव है। ये विश्वास वाला पहलू बहुत गहरा है। किताब के अनुसार हमारा शरीर हमेशा भविष्य के लिए योजना बना रहा होता है। जब उसे लगातार अनियमित भोजन, कम पोषण या क्रैश डाइटिंग के संकेत मिलते हैं तो उसे लगता है कि भविष्य अनिश्चित और असुरक्षित है। ऐसी स्थिति में वो ऊर्जा बचाने और फैट जमा करने की रक्षात्मक मुद्रा में चला जाता है। इसके विपरीत जब शरीर को लगातार प्रोटीन के रूप में ये संदेश मिलता है कि संसाधन उपलब्ध है, तुम सुरक्षित हो, तो वो अपनी रक्षात्मक मुद्रा से बाहर आकर सहयोग की अवस्था में आता है। यहीं से असली स्थायी स्वास्थ्य की शुरुआत होती है। अंत में किताब में एक लाइन है जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया। जब शरीर मजबूत होता है तो जीवन अपने आप विस्तार लेता है। बहुत से सपने, बहुत सी योजनाएं सिर्फ इसलिए अधूरी रह जाती हैं क्योंकि हमारा शरीर उनका भार उठाने की स्थिति में नहीं होता। थकान, कमजोरी और अस्थिरता हमें सीमित कर देती हैं। प्रोटीन उस नींव का नाम है जो हमें भीतर से खड़ा करती है। इसका मतलब है कि शक्ति का असली अर्थ केवल जिम में वजन उठाना नहीं है, बल्कि आंतरिक स्थिरता है। जब शरीर संतुलन में होता है, जब मस्तिष्क को स्थिर ऊर्जा मिलती है, तब आगे बढ़ना एक संघर्ष नहीं बल्कि एक आनंद बन जाता है। अनुशासन तब एक बोझ नहीं बल्कि एक स्वाभाविक क्रिया बन जाता है, क्योंकि आप अपने शरीर के खिलाफ नहीं बल्कि उसके साथ काम कर रहे होते हैं। तो इस सब का क्या मतलब है? ये किताब हमें भोजन को सिर्फ कैलोरी या मैक्रोज के चार्ट के रूप में नहीं, बल्कि शरीर के साथ संवाद करने के एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में देखने के लिए प्रेरित करती है। ये हमें अपराध बोध से हटाकर समझ और सहयोग की ओर ले जाती है। स्रोत का अंतिम संदेश बहुत सशक्त है। हमारा शरीर कोई बाधा नहीं बल्कि हमारा सबसे बड़ा सहयोगी है, एक ऐसा साधन जो हमें जीवन का अनुभव करने में मदद करता है। जब इस साधन की सही देखभाल की जाती है, जब इसे वह भाषा बोली जाती है जिसे ये समझता है, तो जीवन अपनी पूरी क्षमता प्रकट करता है। और ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है जिस पर मनन किया जा सकता है। यदि प्रोटीन वो भाषा है जिसे शरीर सबसे स्पष्ट रूप से समझता है, तो क्या हमारे जीवन की बहुत सी अनसुलझी समस्याएं, चाहे वो लगातार बनी रहने वाली थकान हो, बेवजह की चिंता हो या अधूरे लक्ष्य हो, वास्तव में हमारे शरीर के साथ एक लंबे समय से चल रहे गलत संवाद का परिणाम है, एक ऐसी भाषा की बाधा जिसे हम शायद अब समझना शुरू कर रहे हैं।